Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this video lecture, I will explain you about Bohr's correspondence principle and Stern-Gerlach experiment and concept of spin. So first of all, I am explaining here about Bohr's correspondence principle. जिसे हिंदी में बोर की संगतता का सिद्धांत भी कहते हैं। बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब क्वांटम नंबर्स के लार्ज वैल्यू की बात की जाती है लाइक n, l और m, सो इस केसेस में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं क्वांटम मैकेनिकली, वो रिजल्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स से मैच करते हैं या उनके अप्रॉक्सीमेट होते हैं। So, according to Bohr's correspondence principle, for large values of quantum numbers like n, l and m, results of quantum principle approaches to the results of classical principles. So, इसका मीनिंग ये होता है कि जब क्वांटम अप्रोचेज नेग्लेक्ट हो जाती हैं, मीन्स एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी का जो हमने डिस्क्रीटनेस देखी थी, जब वो यहाँ पे अप्रोच नहीं करती है, तो उस कंडीशन में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से मिलने वाले रिजल्ट एक दूसरे को मैच करते हैं। बट ये सभी मैचिंग हम देखते हैं क्वांटम नंबर की हायर वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे हम बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जिसमें हम पहली बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की। लेट अस सपोज हमारे पास में यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है और उस इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पे लार्ज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए ट्रांजिशन देख रहे हैं और ये ट्रांजिशन ऑब्जर्व कर रहे हैं हम En एनर्जी लेवल से En-1 एनर्जी लेवल के लिए। सो जब किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में होता है तो उसके कारण एक फोटोन का इमिशन होता है। सो हम ये कहते हैं कि इस कंडीशन में इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला लिखेंगे En-1 माइनस ऑफ En इज इक्वल टू दी h न्यू। जब हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे उस इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिलेशन मिलता है और वी कैन डिड्यूस इट। So that expression gives about the frequency of the emitted photon and it is given as m upon 4 pi h cross cube into ze square upon 4 pi epsilon naught whole square multiplied by 1 upon n minus 1 minus 1 upon n square. बट क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्ज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, so in that condition n will be much greater than 1. so उस कंडीशन में जो हमारा ब्रैकेटेड टर्म जो है दैट इज द 1 अपॉन ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 अपॉन n क्यूब के इक्वल होती है। सो इस एक्सप्रेशन को अज्यूम करने पर हमें इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है and that is that nu will be equal to the m upon 2 pi h cross cube ze square upon 4 pi epsilon naught into 1 upon n cube। ये अभी हमने जो इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, ये हमने क्वांटम मैकेनिकली अप्रोच को यूज में लेते हुए किया है। बट जब हम क्लासिकल अप्रोच करते हैं लाइक क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस के चारों ओर m मास का इलेक्ट्रॉन जब r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन एनर्जी का फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू CL। न्यू इज द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो न्यू CL विल बी इक्वल टू दी v अपॉन 2 पाई r, जहाँ पे r उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। बट बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है and it is given as mvr is equal to the nh cross.
जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज लेते हैं दैट mv स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू द जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का स्क्वायर करने पर और रीअरेंज करने पर हमें v अपॉन आर की वैल्यू मिलती है एंड दैट v अपॉन आर इज गिवन एज जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू आर क्यूब v क्यूब इंटू m। सो फर्दर जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो v अपॉन आर विल बी इक्वल टू दी m जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n क्यूब h क्रॉस क्यूब। तो जब हम यहाँ से इस v अपॉन आर की वैल्यू को, जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्लासिकली रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है दैट इज द v अपॉन 2 पाई आर, इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें न्यू CL की वैल्यू मिलती है m अपॉन 2 पाई h क्रॉस क्यूब जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n क्यूब। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लासिकली हमने जब डिराइव किया तो ये रिलेशन हमें वही मिलता है जो कि जब हम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू द इक्वेशन नंबर 1 विच इज डिराइव्ड फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर ये वेरीफाई करते हैं कि क्वांटम नंबर की लार्ज वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करने पर इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन केस करते हैं दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब हमने बोर मॉडल की बात की थी तो हमने कहा था कि एक एटम के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। सो L इज इक्वल टू दी NH क्रॉस, मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो H क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बट जब हम बात करते हैं क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो क्वांटम प्रिंसिपल सेज दैट L is equal to the under root of n into the n plus 1 H क्रॉस। यहाँ पर जो n है यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इस n की मैक्सिमम वैल्यू होती है L जो कि n-1 तक के लिए होती है। तो यदि हम यहाँ पे जो अभी हमने क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला में यदि हम L की मैक्सिमम वैल्यू को यूज में लेते हैं जिसके लिए n-1 हम यहाँ पे रखते हैं। सो L विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ n-1 इंटू n इंटू दी H क्रॉस, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय H क्रॉस। अब क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू n के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में L इज इक्वल टू दी NH क्रॉस। सो हमने देखा ये अभी हमने क्वांटम मैकेनिकली एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को देखा और जब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लार्जर वैल्यूज की बात की तो हमें एंगुलर मोमेंटम का वही रिजल्ट मिल रहा है जो कि क्लासिकल थ्योरी पर बेसिस दिया जाता है। सो L इज इक्वल टू दी NH क्रॉस। इस प्रकार से क्वांटम नंबर की हायर वैल्यूज के लिए क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी से मिलने वाले रिजल्ट एक दूसरे से मैच करते हैं। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू हियर स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कंसेप्ट को यूज करते हुए एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए ओ स्टर्न और गेर्लाच ने अपने
एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जिनको नाम दिया गया था स्टर्न-गेर्लाक एक्सपेरिमेंट। इस स्टर्न-गेर्लाक एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम स्पिन के कंसेप्ट को भी हम स्टडी करेंगे। सो इन दिस फिगर वी कैन सी हियर अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टर्न-गेर्लाक एक्सपेरिमेंट। यदि हम इस स्टर्न-गेर्लाक एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है एक इलेक्ट्रिक ओवन और स्लिट, जिसको हम कॉलिमेटेड एटॉमिक बीम को ऑब्टेन करने के लिए यूज में लेते हैं। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी हियर दैट इट इज द फर्नेस, जिसको हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक ओवन है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे एटॉमिक बीम जनरेट करते हैं। साथ ही इस फर्नेस से निकलने वाली बीम को हमने यहाँ पे इन स्लिट्स का यूज करते हुए इनका कॉलिमेशन किया है, यानी कि इनको हमने यहाँ पे समांतरित किया है। थर्ड पार्ट में हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर है स्पेशली डिजाइंड मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पे हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने स्पेशली डिजाइंड मैग्नेटिक पोल्स को रखा है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे कोल्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं। सो दीज आर द 3 important parts of the स्टर्न-गेर्लाक experiment. First one is the electric oven or slits. Second is the special shaped magnets. And third one is the photographic plate. ये इनके मेन कंपोनेंट्स हैं। जब स्टर्न-गेर्लाक एक्सपेरिमेंट की वर्किंग की बात की है इनिशियली हम यहाँ पे सिल्वर के एटम्स को हम एक इलेक्ट्रिक ओवन में हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं और साथ ही हाई प्रेशर पर इनको वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से फर्नेस के द्वारा सिल्वर एटम को वेपर फॉर्म में हम यहाँ पे इजेक्ट करते हैं और इन्हें एक स्लिट के द्वारा हम यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 स्लिट्स हम देख सकते हैं दैट दी हियर आर दी S1 एंड S2। और इन स्लिट्स से निकलने वाले जो सिल्वर एटॉमिक बीम है ये कॉलिमेटेड एटॉमिक बीम के रूप में हमें मिलते हैं और यहाँ से पास होने के बाद में ये एटॉमिक बीम XZ प्लेन में लोकेटेड मैग्नेटिक पोल्स N और S से पास आउट होती है। यहाँ पे हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो एटॉमिक बीम है ये जो स्पेशली शेप्ड मैग्नेट्स हैं इनसे पास आउट हो रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद में वेपराइज्ड एटॉमिक रेडिएशन को YZ प्लेन में लोकेटेड कोल्ड फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट करवाते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर के वेपोराइज्ड न्यूट्रल एटम्स डिपॉजिट होते हैं। प्लेट पर डिपॉजिटेड ये एटम्स एक मोटी लाइन के रूप में हमें यहाँ पर विजिबल होते हैं और इनकी जो डेंसिटी होती है यानी कि जो डिपॉजिटेड एटम्स हैं इनकी जो डेंसिटी है ये कॉलिमेटेड एटॉमिक बीम की इंटेंसिटी और टाइम पर डिपेंड करती हैं। अब हम यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस फोटोग्राफिक प्लेट P पर इंसिडेंट होने वाले वेपोराइज्ड सिल्वर के एटॉमिक रेडिएशन बीम की डायरेक्शन दोनों ओर यानी कि अबव और बॉटम में हमें क्लियरली 2 लाइंस मिलती हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML की 2 पॉसिबल वैल्यूज उसकी टोटल 12+1 वैल्यूज होती है यानी -L से लेकर के +L तक टोटल 2 -L से लेकर के +L तक टोटल 12+1 वैल्यूज हमें मिलती है। तो सिल्वर के एटम के लिए हमें यहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं। इट मीन्स 12+1 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है जिससे हमें L की वैल्यू 1/2 के इक्वल मिलती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे L की वैल्यू 1/2 मिल रही है यानी कि जो ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L है, ये वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से मिलने वाले रिजल्ट से मैच नहीं करती है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन अभी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कंसेप्ट को भी इमेजिन किया जाता है। यदि अगर हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन के एब्सेंस में स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले रिजल्ट्स को हमें यहाँ समराइज करना है, तो हम यहाँ ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू जेड, उसके जेड कंपोनेंट का यहाँ पे क्वांटाइजेशन होता है, जिसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे म्यू एल यानी कि जो हमारा एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है उसके जेड कंपोनेंट की टोटल 12+1 वैल्यूज हमें मिलती है, और इनके कारण ही सिल्वर एटम के कलेक्ट होने पर हमें 12+1 लाइंस मिलती हैं। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह ट्रीट करता है, और जिसके कारण हमें इक्विवेलेंट करंट मिलती है और एक मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है तो उसके कारण जनरेट होने वाली करंट के लिए फॉर्मूला दिया जाता है दैट I इज इक्वल टू दी -EV/2πr। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी चार्ज के कारण फ्लो होने वाले करंट का फॉर्मूला दिया जाता है I विच इज इक्वल टू दी -E/T। T यहाँ पे टाइम पीरियड है जिसकी वैल्यू होती है 2π/ω। I की वैल्यू हो जाएगी -E⍵/2π, और यहाँ पे ओमेगा को हम लिख सकते हैं V/R। यहाँ से हमारे पास में I के लिए फॉर्मूला आता है -EV/2πr। अब यहाँ पे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण जो करंट जनरेट हुई है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस होता है, एंड दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द μL। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है इज रिप्रेजेंटेड बाय द μL इज इक्वल टू दी I into A। I यहाँ पे करंट है एंड A इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। So that is equal to the πr²। तो यहाँ से हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन μL के लिए आता है एंड दैट इज इक्वल टू दी -EVr/2। अब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है एंड इट इज इक्वल टू दी mvr। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो Vr की वैल्यू हमें मिलती है L/m के। इस रिलेशन को जब हम 4 और 5 में यूज लेते हैं तो μL का वैल्यू -EL/2m। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर 6 से यह देख सकते हैं दैट μL इज इक्वल टू दी -EL/2m। इट मीन्स μL और L दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब h× से मल्टीप्लाई करते हैं so μL will be equal to the -EH×2m into the L/h×। यहाँ से बोर मैग्नेट्रॉन को हम डिफाइन करते हैं एंड बोर मैग्नेट्रॉन इज μB एंड इट इज इक्वल टू दी EH×2m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μL को बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म में हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 9 से, एंड इट इज गिवन एज μL will be equal to the -μBL/h×। यहाँ पे अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 6 देखी थी, इस इक्वेशन नंबर 6 में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इट विल बी गिवन एज μLz दैट इज इक्वल टू दी -ELz/2m।
यहाँ पर जो एल जेड है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल का जेड एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग एल जेड की वैल्यू इक्वल होती है एम एल एच क्रॉस के। सो म्यू एल जेड विल बी इक्वल टू दी ई एच क्रॉस एम एल अपॉन 2m। सो वहाँ पे फर्दर जब हम इक्वेशन नंबर 8 से म्यू बी और इक्वेशन नंबर 6b से एल जेड के वैल्यू को यूज में लेते हैं तो फाइनल हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है म्यू एल जेड के लिए। सो म्यू एल जेड विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ एम एल इंटू दी म्यू बी। कि जब हम किसी एटम को जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल है और इसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू एम से एंड इट इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ म्यू एल डॉट बी। अब अभी हमने ऊपर म्यू एल की वैल्यू निकाली है। सो यहाँ से जब हम म्यू एल की वैल्यू पुट करते हैं सो यू एम यानी कि जो एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है यू एम दैट विल बी इक्वल टू दी माइनस ई अपॉन 2m इंटू दी एल इंटू दी बी। सो इस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करता है एंड दैट इज गिवन एज एफ विच इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू एम। यहाँ पर जो ग्रेडियंट है हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन केस की बात कर रहे हैं। सो ग्रेडियंट ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर विल बी इज इक्वल टू द आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस ए कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। साथ ही एफ फैक्टर को हम लिखेंगे आई कैप एफ एक्स प्लस ए कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड। सो फाइनल एक्सप्रेशन हम इक्वेशन नंबर 12 के लिए यहाँ पे लिख पाएंगे दैट आई कैप एफ एक्स प्लस ए कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ आई कैप डेल यू एम ओवर डेल एक्स प्लस ए कैप डेल यू एम ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल यू एम ओवर डेल जेड। जब हम इक्वेशन नंबर 15 के द्वारा आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट को हम इक्वेट करते हैं तो हमें यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू मिलती है। सो एफ एक्स विल बी इक्वल टू द माइनस डेल यू एम ओवर डेल एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू द माइनस डेल यू एम ओवर डेल वाई एंड एफ जेड इज इक्वल टू द माइनस डेल यू एम ओवर डेल जेड। जब हम इस रिलेशन में यू एम की वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ से एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड को हम 3 कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं दैट एफ एक्स विल बी इक्वल टू दी माइनस म्यू एल डेल बी ओवर डेल एक्स, एफ वाई विल बी इक्वल टू दी माइनस म्यू एल डेल बी ओवर डेल वाई एंड एफ जेड इज इक्वल टू दी माइनस म्यू एल डेल बी ओवर डेल जेड। अब यदि जैसा कि अभी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया गया है तो उस कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू दी के कैप बी जेड। मीन्स जो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो भी जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बी जेड का एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगा। सो दैट्स वाई डेल बी जेड ओवर डेल एक्स और डेल बी जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल होती है। सो यदि इनका ग्रेडियंट 0 है तो फाइनल हमारे पास में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। मीन्स एफ एक्स और एफ वाई विल बी इक्वल टू दी 0। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे एफ जेड के लिए मिलता है दैट एफ जेड इज इक्वल टू दी म्यू एल कॉस थीटा डेल बी जेड ओवर डेल जेड। यहाँ पर जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन दी म्यू एल एंड जेड एक्सिस। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे को यहाँ पे मिलता है एफ जेड के लिए एंड दैट इज द म्यू एल जेड डेल बी जेड ओवर डेल जेड। तो यहाँ पे जब हम इसका डायग्राम बताते हैं तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द म्यू एल एंड जेड एक्सिस। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम प्रिसीजन देख पा रहे हैं। अब क्योंकि सिल्वर एटम्स को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम पास आउट कर रहे हैं सो इस कारण से उन पर काम करने वाले फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी और जो एटम्स हैं बल्कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट दी सिल्वर एटम्स आर डेविएटेड अलोंग द जेड एक्सिस और इनका जो डेविएशन है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज में लेने पर हमें यहाँ पे जेड यानी कि उनके अपना इनिशियल पाथ से कितना डेविएशन हुआ है दैट इज द जेड, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 80 स्क्वायर अपॉन टी।
यहाँ पर जो a है वो सिल्वर एटम का एक्सेलरेशन है and time taken by this silver atom to cross the magnetic field of length L is represented by t. So a की वैल्यू हम लिखते हैं fz अपॉन m से और टाइम t की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन v से. सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में z का आता है, मीन्स जो सिल्वर एटॉमिक बीम है जब वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट होती है तो उनका अपने डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज z and it is equal to the fz upon 2m into L upon v का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जब हम इक्वेशन नंबर 22 से इसमें fz के वैल्यू को पुट करते हैं तो z की वैल्यू हमें मिलती है म्यू Lz अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल बी जेड ओवर डेल जेड. तो इस एक्सप्रेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स z है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एल जेड एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल बी जेड ओवर डेल जेड. मीन्स जो सिल्वर एटम्स का z डायरेक्शन के अलोंग डेविएशन z है उसकी वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के z कंपोनेंट म्यू एल जेड और मैग्नेटिक फील्ड यानी डेल बी ओवर डेल जेड मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे z की वैल्यू को फाइंड आउट करके म्यू एल जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक ओवन देखा था उससे जो वेपर की फॉर्म में एटॉमिक बीम हमें मिल रही थी उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण से यहाँ पे रैंडमली ओरिएंट होते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार का हमें शेप मिल रहा था. अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दो लाइंस मिल रही थी. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द ईस्टर्न गल्लाक एक्सपेरिमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ द स्पिन वाज इंक्लूडेड हियर. थैंक यू सो मच.